डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सोनम वांगचुक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अनुरोध का केंद्र ने किया विरोध। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह अन्य कैदियों के लिए मिसाल बनेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी की जमानत की शर्तें नरम की। अब सेंथिल बालाजी को ईडी कार्यालय में नियमित उपस्थिति नहीं होगी। शादी के बाद माता पिता के पक्ष में नामांकन अमान्य होगा। जीपीएफ राशि पत्नी और माता पिता के बीच समान वितरित होगी। अभिनेत्री अपहरण मामला में केरल कोर्ट ने एक्टर दिलीप को बरी किया। पल्सर सुनी समेत 6 अन्य को दोषी ठहराया गया। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। परमानंद हमारे साथ कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं, जिसके लिए आज हम आपको बैंकिंग से जुड़ी कानूनी जानकारी देंगे। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी आपको बैंकिंग से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-6127-967, 0120-6127-968, 0120-6127-967, 0120-6127-968। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह बैंकिंग क्षेत्र को कैसे नियंत्रित करता है? कुछ आवाज नहीं आ रही भाई। जी परमानंद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? आवाज कुछ नहीं आ रही बेटा, कुछ आवाज नहीं आ रही। परमानंद जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है और यह बैंकिंग क्षेत्र को कैसे नियंत्रित करता है? देखिए अंकिता जी, अभी तो आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही, लेकिन अभी सुनाई पड़ रही है अच्छी। जी मैं ये कह रहा था, जो बैंकिंग विनियमन का है, ये बैंकिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसको बोलते हैं, ये जो बैंक किस ढंग से काम करते हैं इसके बारे में ये एक तरह से इसको रेगुलेट करने के लिए, इसका विनियमन करने के लिए ये इसको बनाया गया है जी। और इसका पूरा का पूरा अधिकार किसको दिया गया है? इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में दिया गया है। मैं आपको बस 30-35 सेकंड के अंतर्गत कई चीजें इसमें बता दूं कि बैंकिंग की व्यवस्था कोई आज की नहीं है, ये तो लगभग 200 साल की नहीं है, बल्कि ये अतीत में भी बहुत दिनों से बैंकिंग की व्यवस्था रहे। देखिए, लोग लेते थे, सेठ साहूकार के यहाँ से जाते थे, पैसा लेते थे, अपना काम करते थे, फिर उसके बाद उनको ब्याज के रूप में कुछ पैसा देते। तो वास्तव में इस रेगुलेटरी अथॉरिटी का खास काम यह है कि आप इस चीज को देखें कि जो उपभोक्ता है, जो आदमी है, वो कैसे पैसा ले सकता है और कैसे पैसा वापस करता है। इन सारी चीजों के लिए जो कानून बनाया जाता है, इसको रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम होता है। रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इंडिया में काम करती है, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह अधिकार दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज को तय करता है कि किसको किस समय कितना पैसा देना है और आपके पास इतना पैसा है कि नहीं है और कितना पैसा आपको जमा में रखना पड़ेगा, जिससे कभी कोई क्राइसिस या संकट आए तो उससे आप उसको निपट सकते हैं। तो ये इसका उद्देश्य है, खास तौर पर इसी के तहत इसको बनाया गया है। जी,
ये बताइए कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत बैंकिंग कंपनी की परिभाषा क्या है और इसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं? इस अधिनियम के तहत बैंकिंग की परिभाषा ये है कि जो आप पैसा लेते हैं, जी। पैसा उपभोक्ताओं को जमा करने का अधिकार आपको है। जी। आप उनका पैसा जमा कर सकते हैं, लेकिन आप उनके पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। दो खास तौर पर इसमें चीजें हैं कि आप इस बैंकिंग का ये एक तरह का व्यापार तो कर सकते हैं, लेकिन और कोई व्यापार आप नहीं कर सकते हैं। जी। ये कोई चाहे कि जैसे मुझे बैंकिंग से प्रॉफिट होने लगा है, तो मैं बैंकिंग का पैसा किसी दूसरे काम में लगा दूं, ये काम मैं कतई नहीं कर सकता हूं। अगर बैंकिंग के काम में मैं लगा हुआ हूं, तो बैंकिंग के ही काम में इस पैसे को लगाना पड़ेगा जी। और इसका उपयोग करना पड़ेगा। ये कतई नहीं कोई कर सकता कि इस पैसे को लगा करके कोई उद्योग कोई और ट्रेडिंग का काम करने लगे, कतई नहीं। आप ट्रेडिंग का काम नहीं कर सकते, आप केवल उसी चीज का पैसा वहीं पर लगा सकते हैं, क्योंकि ये उपभोक्ता का पैसा है। जिसने वो लगाया है पैसा, उसका पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। और जो आपने वादा किया है कि हम इतना प्रतिशत आपको ब्याज देंगे, जी। तो आप उसको पैसे को ब्याज देने के लिए रहिए। किसी भी संकट से आने पर आपको तैयार रहना पड़ेगा कि आप इस चीज का संकट से निरसन करते हैं। जी। तो इसी नाते इस चीज को देखा जाता है कि कुछ उसमें विनियमन के तहत ये रखा जाता है कि कितना पैसा आपको निश्चित तौर पर उसमें रख देना होगा, एक जमा पूंजी के तौर पर। यही खास तौर पर इसमें देखा जाता है। इसी के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दूसरे बैंकों को मान्यता देता है, और दूसरे बैंक इसी मान्यता के आधार पर काम करते हैं। वो उससे अलग नहीं जा सकते हैं। उनको ये काम करना होगा कि ये देखना है कि कहीं से भी कोई कोताही न हो। अगर कहीं कोताही हो रही है, कहीं कोई उसमें वायलेशन हो रहा है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, और ये अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला हुआ है। जी। बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत बैंकों के लाइसेंस के लिए क्या शर्तें हैं और इसकी प्रक्रिया क्या है? जी, सबसे अच्छी बात आपने ये पूछी कि बैंकों की लाइसेंसिंग के लिए क्या व्यवस्था। जैसे ये अधिकार तो मान लीजिए बैंकिंग का दे दिया गया, विनियमन का अधिकार किसको दिया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसको लाइसेंस देगा? ये उसको अधिकार दिया गया है कि जब चाहे वो लाइसेंस दे, और अगर उसका सीधे से अनुपालन नहीं हो रहा है तो उस लाइसेंस को वो रद्द कर दे। और जो लोग उस लाइसेंस को उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, जिनको उन्होंने ठीक से उसका उपयोग नहीं किया है, जिनको ये शर्त पर दिया गया है कि आप इन चीजों का पालन करेंगे, इनका अनुपालन करेंगे, अगर वो नहीं करते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पूरा अधिकार है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आपने देखा होगा कि इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी, भारत में बता रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग रहे हैं जो बैंकिंग का सिस्टम का एक तरह से धज्जियां उड़ाते हुए उनको बैंक से लिया और लेकर के उसका दुरुपयोग किया। तो ऐसी चीज से निपटने के लिए ही बैंक ये अधिनियम के अंतर्गत ये रखा गया है, ये विनियमन के तहत ये रखा गया है कि उसका ठीक ढंग से पालन किया जाए, और जो लोग इस कानून की अवहेलना की रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और बैंक का लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाए। ये चीज का अधिकार प्राप्त है। जी। इस अधिनियम के तहत बैंकों के लिए पूंजी आवश्यकताएं क्या है और इसके अनुपालन की प्रक्रिया क्या है? जी। देखिए, पूंजी ऐसा है कि अगर आपके पास पूंजी नहीं रहेगी तो बैंकिंग सिस्टम कैसे शुरू करेंगे? आप पहले तो बहुत कम था, जब 1949 में ये बैंकिंग अधिनियम शुरू हुआ था तो बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती थी। आजकल ये हो गया कि काफी पूंजी की आवश्यकता होने लगी, खास तौर पर बड़े शहरों के लिए, जैसे दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास है। तो इसमें पूंजी का एक खास तौर पर रखा गया है। अभी तो कहीं कहीं 20 लाख था, कहीं 15 लाख था, लेकिन अब उस अनुपात को और बढ़ा दिया गया है, जिससे वह जो और लोग उसमें पैसा जमा करते हैं उनका हितों का पूरी तरह से संरक्षण प्राप्त हो। इस चीज को उसमें देखा गया है कि आप पैसा जमा करते हैं तो उसके आपका हित सुरक्षित रहना चाहिए। अब आप एक चीज और भी बताएं कि जैसे इनका अनुपालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात आपने ठीक कही कि आप अगर उसका अनुपालन आप नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कैसे तो इसीलिए आपके हित रक्षण की जरूरी होती है कि कितना पैसा आप रखते हैं और कितना नहीं रखते हैं, कितना धनराशि
आप वहां पर रखते हैं और किस धन राशि का कितना प्रयोग करते हैं। जी। अब इसमें क्या है कि कैसे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप इस चीज को देखते होंगे कि जैसे आप कहीं ऐसा नहीं है कि आपने बैंकिंग सिस्टम शुरू किया और जी। आप मनी लॉन्ड्रिंग शुरू कर दें, यहाँ का पैसा जमा करें इंग्लैंड में, अमेरिका में और कहीं से ले आए और पैसा यहाँ लगा दें, या वहां यहाँ का पैसा वहां लगा दें। जी। तो इस चीज के लिए प्रति वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अधिकार है कि वो उनकी जांच करे और वो उनसे रिपोर्ट ले कि कितना पैसा आपको क्या अनुपात में, कितने अनुपात में आपको लाभ हुई है और कितना अनुपात में कितनी हानि हुई है। क्या लाभ और क्या हानि दोनों की आप जानकारी दीजिए, जी। पूरा अकाउंट फाड़ करिए, और जब अकाउंट फाड़ करेंगे तभी ये पता चलेगा कि किस ढंग से आपने उस पैसे का खर्च किया है और कैसे का उपयोग किया जी। है। ये बताइए कि इसके तहत बैंकों के निदेशक मंडल और प्रबंधन के लिए आवश्यकताएं क्या-क्या हैं? देखिए, आप कहीं भी कोई चीज काम करेंगे तो जी। निदेशक मंडल उसमें होगा ही, माने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। जी, तो बिल्कुल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैसे होंगे? हुँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे तो नहीं होंगे कि जिनको कुछ उसके बारे में जानकारी ही नहीं। इसी नाते इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वो उसमें शर्त रखी गई है कि 51% लोग ऐसे होंगे जी। जो बैंकिंग नियमों की जानकारी रखते होंगे, जो सीए होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, हुँ। जो ऐसे लोग होंगे कि कानून की जानकारी होगी उनको उसके बारे में, और ऐसे लोगों को विशेषज्ञ होंगे जो उनको उसके बारे में नॉलेज होगा, उनकी जानकारी होगी, वही उसमें 51% लोग होंगे। हुँ। और 39% लोगों को आप ऐसे लोगों को रख सकते हैं जिनके पास मान लीजिए पैसा है या और कोई चीज होंगी जिनके आधार पर वो बन सकते हैं। लेकिन 51% लोग, 51% लोग उसमें ऐसे होंगे जिनको बैंकिंग सिस्टम की अच्छी जानकारी होगी और किस ढंग से बैंकिंग को ऑपरेट किया जाता है जी। उसके बारे में उनको जानकारी देनी होगी, तभी आप निदेशक मंडल में आ सकते जी। हैं। निदेशक मंडल में ऐसे अरे गहरे किसी नत्थु खैरे को नहीं रख देते। जी। उसमें रखने के लिए आपको विशेषज्ञ होना पड़ेगा, आपको उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी, तभी आप उसमें शामिल हो सकते हैं। जी, चार्टर्ड बिल्कुल। अकाउंटेंट होगा तो उसको ये मालूम होगा कि कहाँ जी, क्या जी। करना है। वो देख लेगा कि पैसा कहाँ से आया और कैसा हुँ। गया, कैसे खर्च किया गया। हुँ। लॉ की जानकारी होगी, उसको ये मालूम होगा कि कहाँ से पैसा आया, किस ढंग से आया। जो इकोनॉमिस्ट लोग होंगे उनको भी ये मालूम होगा कि पैसे का कहाँ खर्च किया जाना चाहिए, जी। कैसे नहीं खर्च किया जाना चाहिए। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सचमुच में पैसे धनी होते हैं, वो उसमें खर्च करने के लिए तैयार होते हैं और उनकी देखरेख में वो खर्च करते हैं, तभी ये बैंकिंग से आप निदेशक मंडल में आ सकते हैं, जी। बोर्ड ये ऑफ बताइए कि डायरेक्टर्स। बैंकों के लिए लेखा परीक्षा और वित्तीय रिपोर्टिंग की क्या आवश्यकताएं हैं इसमें? देखिए, वित्तीय परीक्षा, लेखा परीक्षा तो सबसे जरूरी चीज ये है कि हुँ। अगर आपका उसमें परीक्षण नहीं होता है जी। तो अनाप शनाप का कुछ चीजें ऐसी चली जाए और कुछ पता नहीं किसी को चले। तो जी। इसलिए उसमें नियम है कि 31 मार्च तक आपके लेखा परीक्षा हो जानी चाहिए, और वो ऐसा नहीं कि किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप दे दें, आपको उसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के माध्यम उसका लेखा पर अकाउंट कराना पड़ेगा, अकाउंट की ऑडिट कराना पड़ेगा, जी। जिसको कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियुक्त किया है। जी। आप किसी ऐसे अरे गहरे को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त करके और आप उसकी रिपोर्ट तैयार कर ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक को रखना पड़ेगा और उसी से उसका परीक्षण कराना पड़ेगा। फिर 31 मार्च तक की डेट होती है, 3 महीने के भीतर आपको उसे जमा कर देना होता है, और अगर आपने नहीं दिया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये उसका साफ नियम है। तो इस नाते ये लेखा परीक्षण का ये सबसे जरूरी चीज होती है कि उनको आप वहां से ले आए और उनको परीक्षण कराएं। और इसके साथ साथ एक और भी चीज होती है लेखा परीक्षण के अलावा, देखिए कि मनी लॉन्ड्रिंग जो बहुत सारी होती जी, है, बिल्कुल। तो मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोका जाए, ये हुँ। उसी लेखा परीक्षण के दौरान पता चलता है कि पैसे का उपयोग कैसे हुआ है, ये कहाँ अनुराश, कहाँ ये धनराशि लगाई गई है, कहाँ ये धनराशि नहीं लगाई गई है, और किन धनराशि को कहाँ लगाया जाना चाहिए था, क्या क्या टर्म्स थे, उन सब चीजों को नहीं रख करके आपने अगर मनी लॉन्ड्रिंग कर दिया है या रुपए को कहीं से कहीं लगा दिया है, किसी गलत काम में लगा दिया है, जी। तो आपका एक तरह का ये वायलेशन हुआ रूल्स का, और इसके खिलाफ आपको कार्रवाई
फेस करनी पड़ेगी। जी जी। ये बताइए कि इसके तहत बैंकों के लिए जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण आवश्यकताएं होती हैं? जी, जोखिम प्रबंधन के और आंतरिक नियंत्रण की बहुत जरूरी आवश्यकता होती है। इसी नाते तो उसमें आप रखे हैं कि आप जोखिम जो रिस्क मैनेजमेंट है, जी जो रिस्क कवर करते हैं, आपको ये देखना पड़ता है कि किस ढंग के रिस्क आप कवर कर सकते हैं। रिस्क कवर कर रहे हैं तो वही आप पैसे का ठीक ढंग से अनुपालन खर्च किया जा रहा है कि नहीं, उसके अनुसार शर्तों के अनुसार खर्च किया जा रहा है कि नहीं खर्च किया जा रहा है, ये उसमें देखा जाता है। अगर आपने खर्च नहीं किया है तो आप उसके दोषी हैं। लेकिन सबसे चीज है कि आप आंतरिक निरीक्षण पर इंटरनल आपको ऑडिट भी करनी पड़ेगी। मान लीजिए कोई पैसा जमा करता है, 1000 करोड़ या 500 करोड़ रुपया लोग बैंकों में जमा कर देते जी हैं। अब वो क्या किया, आपने इंटरनल ऑडिट के बजाय उस व्यक्ति को आपने 500 करोड़ के बजाय 700 करोड़ रुपया दे दिया, तो आपको कुछ तो रखना पड़ेगा नियम कानून कि हमने 700 जी करोड़ रुपया कैसे दे दिया। जी अभी आपने देखा होगा कुछ साल, 3-4 साल पहले ही की बात है, यस बैंक में से कितना पैसा कहाँ इधर से उधर चला गया। जी फिर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके बीच में आई और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको डूबने नहीं देंगे, क्योंकि इसके डूबने का मतलब है हजारों लाखों जो उसमें पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, इन्वेस्टर्स का पैसा चला जाएगा। जी इस नाते हमको इन्वेस्टर्स के बारे में ज्यादा सोचना है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स जो है उनके बारे में खास तौर पर। इसीलिए इंटरनल ऑडिट की जरूरत होती है और समय समय पर इस ऑडिट को करने की जरूरत होती है। बैंक खुद कराता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देशन में इस चीज को होना जरूरी होता है, जिससे कि स्मॉल टाइम इन्वेस्टर्स का खास तौर पर हितरक्षण किया जा सके। जी जी। अब बैंकों के लिए क्या ग्राहक संरक्षण और गोपनीयता की आवश्यकता है? निश्चित तौर पर मान लीजिए आप अपनी गोपनीयता नहीं बरतेंगे, गोपनीयता नहीं रखेंगे तो और ऐसी चीजें कर देंगे जिससे कि उसका दुरुपयोग कोई करने वाला हो गया, तो वो गोपनीयता वहां जरूरी होती है। और वो गोपनीयता किसके लिए जरूरी, हम्म, वो आपके जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, जिन्होंने पैसा लगाया है, उनके हित के लिए ये गोपनीयता जरूरी होती जी है। और इस गोपनीयता को देखने के लिए ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय समय पर अपनी कमेटी नियुक्त करता है और बताता है कि जाकर के देखे कि किस ढंग से इस राशि का उपयोग किया गया है और कहाँ उपयोग किया गया है, कैसे किया गया है, क्योंकि यह इसी में इन्वेस्टर्स का हित है और इन्वेस्टर्स के हित के लिए ही ये जी जरूरी है कि उसको किया जाए। जी। इसके तहत बैंकों के लिए धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण की रोकथाम के लिए क्या आवश्यकताएं हैं? अब आपको देखिए, धन शोधन का मतलब ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग। जी मान लीजिए पैसा आपका आता है यहाँ पर और पैसे को आपने यहाँ से, बहुत सारे लोग देखे होंगे, आपने सुना होगा कि स्विस बैंक में लोग उन्होंने पैसा जमा करा दिया। कई बैंकों में तो ये नियम है कि वो पूछते ही नहीं कि आपने ये पैसा कहाँ से किया। 500 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ रुपया लोग ले जा करके कहीं से ब्लैक मनी के ले मगर आते लोग हैं उसका और टैक्स वो देते हैं, जैसे जो भी जी राशि जमा करते हैं उसका टैक्स भी देते हैं, टैक्स। हाँ देते हैं, नहीं, जी लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो पैसा आता है उनको क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। जी वो पैसा कहाँ से आता है उनको खुद का पता नहीं होता है। जी और बहुत ऐसी चीजें होती है जिसमें टेररिस्ट एक्टिविटीज में वो पैसे को लगा दिया जाता है। जी तो यहाँ पर भारत में कोई घटना हो रही है या कहीं किसी पड़ोसी और किसी देश में घटना हो रही है, तो बैंक से पैसा लेते हैं, वो टेररिस्ट की फंडिंग करते हैं और टेररिस्ट की फंडिंग के बाद उसका दुरुपयोग होता है। वहां पर इन सारी चीजों की रोकथाम के लिए ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अधिकार दिया गया है कि वो जब चाहे उसकी जांच करे और ये पता लगाए कि क्या मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इसमें, और अगर ये पैसा लगाया जा रहा है तो किस काम के लिए लगाया जा रहा है। मान लीजिए वो पैसा हमको लगाना है कहीं पर वो कोई मिल स्थापित करने के लिए जिससे कि लोगों को रोजगार दिया जा सके, या कोई और काम के लिए कि हमको आप दे सकते हैं कि जिससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो या और कई चीजें हमारी बढ़े, उस पर अपना पैसा लगा करके आप टेररिस्ट को फंडिंग कर दे रहे हैं जो दूसरे देशों में जा करके और आतंक फैला रहा है या आपके ही देश में आतंक फैला रहा है।
फैलाने का तात्पर्य हुआ कि अब तमाम नुकसान तरह लोगों को मिल रहा है, जी। तो ऐसी चीज की रोकथाम के लिए सबसे जरूरी चीज है कि उस पर आप ध्यान दें कि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होने पा रही है, एक चीज, और दूसरा कि वो उसकी टेररिस्ट फंडिंग के लिए उस पैसे का उपयोग नहीं हो रहा है। जी। ये रेगुलेशन के अंतर्गत, बैंकिंग रेगुलेशन के अंतर्गत। जी, अब बैंकों के लिए क्या दिवालियापन और संकल्प के लिए आवश्यकताएं हैं? अब तो देखिए एक आईबीसी कोड आ गया है जी। बैंकों के लिए, जी। ले तो इंडियन बैंकिंग कोड इस ढंग का आ गया है। अब इसमें दिवालियापन के लिए क्या होता है? दिवालिया माने जैसे आपने पैसा रखा जी। और पैसा अनाप शनाप कहीं का लगने लगा, जी। और वो ऐसा है कि ऐसी स्थिति में मान लीजिए मैंने 100 करोड़ रुपया किसी बैंक में जमा कराया, जी। और वो मेरा पैसा जो है एक सही काम पे न खर्च हो करके आपने दूसरे काम में लगा दिया। जी। बैंक का पैसा किस लिए लगना चाहिए? लगना इसलिए चाहिए कि हमारे पैसे की सुरक्षा हो सके, और बैंक कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो उसके शर्तों में दिया गया है। वो जी। उसकी कंडीशंस में क्या है? उसकी कंडीशंस ये है कि आप कोई और तरह की ट्रेडिंग नहीं करेंगे, लेकिन आपने काम करना शुरू कर दिया कि ट्रेडिंग का पैसे में लगा दिया पैसे जी। दूसरे काम में, तो उसमें क्या हुआ कि वो दिवालियापन आ गया। 100 करोड़ की संपत्ति आपको कम से कम आपको 11.5% जी। रुपया हमेशा सुरक्षित रखना पड़ेगा। जी। जैसे 100 करोड़ रुपया हुआ तो आपको 11.5 करोड़ रुपया आपको हमेशा बैंक में सुरक्षित रखना पड़ेगा, जिससे कि आपको दूसरे का विश्वास बना रहे और इस विश्वास को खंडित न होने दिया जाए। इसलिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी अभी तो सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कर दिया है कि 11.5% आपको पैसा उसमें हमेशा रखना पड़ेगा। जैसे जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हुआ या इलाहाबाद बैंक हुआ, जी। तो कई बैंकों में ये हुआ कि आप उसको रखिए और अपने पास वहां रखिए, और जिससे कि लोगों को ये विश्वास बना रहे कि इस पैसे का दुरुपयोग नहीं होने पाएगा, तभी जाकर के वो वहां पर रख करके काम करेंगे। जी। तो अब क्या किया कि आपने उस पैसे का दुरुपयोग कर दिया तो दिवालिया घोषित हो गए। दिवालिया का मतलब कि आपकी स्थिति इस बात को नहीं है कि जी। आप अपने वादे का निर्वहन कर सकें, या जो आपको मिला हुआ पैसा उसका ठीक ढंग से जी। उसका काम कर सकें। ये खास चीज पर ध्यान रखनी जी। पड़ेगी। इस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की शक्तियां और भूमिकाएं क्या-क्या हैं, ये बताइए? देखिए भारतीय किसी की भी असीमित शक्ति नहीं होती है। इस अधिनियम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को ये अधिकार दिया हुआ है कि वो उसकी जांच पड़ताल करे और अपनी देखरेख में किसी बैंक को चलाए। और उसमें एक चीज और भी है कि मान लीजिए दो बैंकों की स्थिति में किसी बैंक का उन्होंने आकलन किया और उस बैंक में उसको चलाने में मान लीजिए एक बैंक है, उसमें 1000 कर्मचारी काम कर रहे हैं जी। और 1000 कर्मचारियों को आपने 35 से 50 से 1 लाख रुपए सैलरी दे रहे हैं, जी। जी। तो उसमें और वो किराया लग रहा है, बिजली का खर्च लग रहा है, तमाम सारी चीजें हो रही हैं, जी। और उसका निर्वहन ठीक से नहीं हो पा रहा है। तो जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस चीज को भी देखता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मर्जर कर दिया जाए एक बैंक का दूसरे बैंक में, जिससे कि उनके अंदर दिवालियापन ना आने पाए। तो ये भी अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है कि एक बैंक जो अब चला पाने की स्थिति में नहीं है और जिससे कि लोगों का पैसा डूबने का आसार है, जी। पैसा डूबने की संभावना बढ़ चुकी है, जी। ऐसी स्थिति में वो एक बैंक से दूसरे बैंक में मर्जर का भी अधिकार प्रदान करता है और वो इस चीज की जांच करता है। जांच करने के बाद अगर दो बैंकों में सहमति हो जाती है, जैसे अभी हुआ क्या है, अभी तो 2-3 बैंक जो है अपने आप ने इलाहाबाद बैंक को मर्जर किया गया है। देखिए वो उन्होंने इंडियन बैंक में कर दिया, तो ये मर्जर की स्थिति आ जाती है जिससे कि आप बड़े बैंक से ले। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ। नमस्कार।